हम वो भी कर लें कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान बनने के बाद जो तरजीहात हुई, जो बातें अमल पैरा हुई, उनके बारे में भी जिक्र करते चलें कि 14 अगस्त 1947 को कायद आज़म की क़यादत में पाकिस्तान वजूद में आया, जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत बना। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहला दिन था कि हुकूमती एहलकारों ने हलफ उठाए। पहला सरकारी गज़ट तैयार हुआ। पाकिस्तान और भारत की मुश्तरका दिफाई कौंसिल का क़याम अमल में आया। 17 अगस्त 1947 को रावलपिंडी में बर्री और फ़ज़ाई एयरफोर्स को कराची को उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। 18 अगस्त 1948 को पाकिस्तान की पहली ईद कायद आज़म ने नमाज ईद मौलाना ज़हूरुल हसन की इब्तिदा में पढ़ी थी। 22 अगस्त 1947 को कायद आज़म के हुक्म पर सूबा सरहद के लिए खान क़य्यूम को वज़ीर आला मुंतखब किया गया था। 24 अक्टूबर को हुकूमत आज़ाद कश्मीर का क़याम अमल में लाया गया। 1 सितंबर 1947 को दिल्ली से हज़ारों मुसलमान ब्यूरोक्रेट्स को हवाई जहाज़ के ज़रिए बाहिफाजत पाकिस्तान वापस लाया गया। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना, और ये सारी बातें उस वक्त की हैं, उस दौर की हैं जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बहैसियत सदर पाकिस्तान और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। 1 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के आर्जी डाक टिकट जारी हुए और शाह बरतानिया के टिकटों पर हुकूमत पाकिस्तान की मोहर लगाई गई। 9 जुलाई को पहला टिकट डाक का जारी किया गया। 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान के पहली करेंसी नोट और सिक्के जारी हुए। 18 मई 1948 को नहर BRB की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया था। 1 जुलाई 1948 को कायद आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया। पाक एयरवेज का पहला जहाज कराची से लाहौर पहुंचा। 3 जुलाई 1948 को रुयत हिलाल कमेटी कायम की गई थी। 22 जुलाई 1948 को कराची को बाकायदा पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाने का सरकारी हुक्म जारी किया गया। 14 अगस्त 1948 कराची से रेडियो पाकिस्तान की नशरियात का बाकायदा आगाज हुआ और 11 सितंबर 1948 कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बाबा कौम पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को छोड़कर इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए। उनके दौर में जो तरक्की हुई पाकिस्तान की, जो तरजीहात थी, जो काम थे, वो मुकम्मल हुए और आज भी उन पर काम तो जारी है। मज़ीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम इकबाल यूसुफ साहब, जो हमें बताएंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे इकबाल यूसुफ साहब कि 14 नुकात जो पेश किए थे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस दौर में, तो उसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे हमारी सबकी मालूमात के लिए। मैं समझता हूँ 14 नकात के हवाले से सॉरी 14 नकात ही पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद का एक मुसव्वदा था। उन 14 नकात के ही नतीजे में हमने आज़ादी हासिल की। कायद आज़म के इन 14 नकात पर पाकिस्तान की आज़ादी का यानी एक नई ममलिकत के क़याम का फैसला हुआ। तो मैं समझता हूँ कि 14 नकात हमारी तारीख का बहुत बड़ा हिस्सा है। आज तारीख़ पाकिस्तान जो पढ़ाई जा रही है, मैंने अभी गुज़श्ता दिनों 9वीं और 10वीं जमात के कोर्सेज का मुताला किया था, उनमें 14 नकात का जिक्र नहीं है। पाकिस्तान की जब तारीख जो बनाई जा रही है, मुझे नहीं समझ में आता कि हमारा निसाब तालीम जो है वो किन बुनियादों पर बनाया जा रहा है। खुसूसन गुज़श्ता 10 साल में मैंने बड़ी तब्दीलियाँ निसाब तालीम में देखी हैं। पाकिस्तान की तारीख के हवाले से जिस पे शर्मिंदगी होती है, हम लिख भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन 14 निकात की पाकिस्तान की तारीख के हवाले से इंतहाई अहमियत है। बिलाशुबा आपने फरमाया, बिल्कुल ठीक है कि 14 नुकात की जो बुनियादी उसूल ही थे जिनके बिना पर पाकिस्तान जो है वो हासिल किया गया कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई में। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो है वो उनका कई दफ़ा हमने देखा है, क्लिपिंग्स भी देखी हैं बहुत दफ़ा, और बहुत दफ़ा हमने सुनी, टीवी पे भी देखा कि जो तुलबा और तालिबात से थे उनसे जाके ज़रूर वहाँ पर वो तकारीर करते थे, उनको जो थे उनके मुखातिब होते थे, उनको बताते थे उनको कि क्या करना है और कैसे करना है, उनको गाइड करते थे, उनकी रहनुमाई फरमाते थे। उस बारे में कभी आपकी जो है उस हवाले से जो भी रहे हैं तजर्बात, तो वो भी आप प्लीज हमें बताइए। मैं आपको बताऊं, गुज़श्ता दिनों हमारे एक साथी हैं, उन्होंने किताब तरतीब दी है कि कायद आज़म और तलबा, तकरीबन 30 तकारीर कायद आज़म की हैं कि जो उन्होंने तलबा और तालिबात के खुसूसन नौजवान तालिब इल्मों से खिताब में कहीं, और उनको ये कहा कि पहले आप अपनी तालीम की तरफ भरपूर तवज्जो दें,
تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ نے پاکستان کی قیادت سنبھالنی ہے، آپ نے آگے پاکستان کو لے جانا ہے. یعنی قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی طلباء کے ساتھ ملاقاتیں اور تقاریر موجود ہیں، جس میں انہوں نے طلباء کو سب سے پہلی تعلیم جو نصیحت کی ہوئی کہ تعلیم مکمل کرو، اپنی بھرپور توجہ اپنی تعلیم کی طرف دیں اور اس کے بعد اپنا ملک اور قوم کے لیے کردار ادا کریں. یہ قائد اعظم کے لیے تقریباً 30 جو ہے ریکارڈ پر ہیں کہ جو دستیاب ہو گئیں، اور وہ تقاریر ہماری تاریخ کا حصہ ہونا چاہیے. میں نے کہا نا کہ ہمارے نصاب تعلیم میں ان طلباء و طالبات سے قائد اعظم کے خطاب کا تذکرہ ہے ہی نہیں. کہیں گائے بگائے ایک آدھ جگہ ہے، لیکن جب 25 دسمبر یا 11 ستمبر آتی ہے تو میگزین اور اخبارات اگر زمین میں شائع کرتے ہیں تو اس کے اندر کہیں کوئی حوالہ آ جاتا ہے، ورنہ ہمارے نصاب تعلیم سے قائد اعظم اور طلباء کا جو تعاون تھا یا اشتراک تھا یا ان کی جو ملاقاتیں تھیں اس کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے. جبکہ ہمیں بتانا چاہیے اپنی نئی نسل کو. میں نے کہا نا کہ نئی نسل جو ہمارے وطن پاکستانی نوجوان ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نئی نسل کو قائد اعظم اور تحریک آزادی کے ان تمام رہنماؤں کی جدوجہد اور ان کی سوانح حیات سے متعارف کرائیں کہ ان کی جدوجہد کیا تھی. دیکھیے پاکستان صرف علامہ اقبال قائد اعظم کی جدوجہد ملا. اگر ہم دیکھیں تو 1857 سے جو ہماری جدوجہد آزادی شروع ہوتی ہے اور 1947 میں پاکستان بنتا ہے، لیکن قیادت اور قائد اور رہنما قائد اعظم. علامہ اقبال کی رحلت کے بعد قائد اعظم نے علامہ اقبال کے اس خواب کی تعبیر کے طور پر پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد کی، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. آج ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ملک کو قائد اعظم کی تعلیمات علامہ اقبال کے افکار کے نتیجے میں زیادہ خوشحال اور ترقی یافتہ بنائے. اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے موجودہ قائدین کو یہ ہدایت عطا فرمائے کہ وہ قائد اعظم کے نظریات اور اصولوں پر چلتے ہوئے پاکستان کی تعمیر کا کردار ادا کریں. جی بالکل، بلا شبہ یقیناً یہ لمحہ فکر ہے سب کے لیے اور اقتدار اعلیٰ کے لیے ضرور یہ تفکر کی بات ہے کہ آنے والی نسلوں کو جو ہے روشناس کرایا جائے ان تمام معززین سے، ان تمام محترمین سے، ان تمام لوگوں سے جنہوں نے جدوجہد آزادی کی شمع اور علم کو بلند کیا اور پاکستان کے حصول میں اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کیے. تو ایک سوال میں اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جیسا کہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین ہر شعبے میں پیش ہیں، تو آپ یہ فرمائیے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بابا قوم کے دور میں بھی خواتین کو اتنی ہی سیاست میں حصہ لینے کی اجازت تھی، یا اس دور میں ہم نے تو نہیں دیکھا، تو آپ نے اگر کچھ دیکھا تو پلیز ہمیں بتائیے، آگاہ کیجیے. بہت سارے نام ہیں. خود قائد اعظم کے ہم مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح ساتھ اور خواتین کو متحرک اور فعال کرنے میں بڑا کردار ادا کیا. بہت ساری خواتین کے نام ہیں. بیگم شاہ نواز ملک جو کافی بہت کم عرصہ ہوا ان کے وفات کو، وہ ایک حیات تھیں. اور بھی بہت ساری بے شمار خواتین تھیں، اور خواتین کے شعبے میں مستنیق میں بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ تھی. اوکے جی 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 بالکل، بلا شبہ یہ تو بڑی خوشائن بات ہے، کیونکہ آج بھی خواتین بڑھ چڑھ کر تو حصہ لے رہی ہیں، اور قائد کی جو بتائی ہوئی ہدایات ہیں، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جیسے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تو یہ تمام جو آپ نے شروع میں بھی بتایا، ہم سب کو آگاہ کیا کہ یقین رکھنا اور عمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری یکجہتی کا، قومی یکجہتی کی بہت ضرورت ہے، اور رنگ و نسل اور مذہب اور علاقائی تعصبات سے اوپر اٹھ کر جو ہے وہ سوچنا ہوگا اور بڑھنا ہوگا، اور تعلیم کو جو ہے اس کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا، خواہ وہ طلبہ ہوں یا طالبات ہوں، سب کو. آج ہم منا رہے ہیں
हम शायर व अदीब के प्लेटफॉर्म पर 147वां यौम पैदाइश बाबा कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का, और हमारे आज खास मेहमान हैं मोहतरम इकबाल यूसुफ साहब, एक बहुत ही हर दिल अजीज शख्सियत, हम और जहद शख्सियत, जिन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताईं, उनके पैगामात दिए, और बिलखुसूस उन्होंने तलबा और तालिबात के लिए जो कहा कि मुस्तकबिल के मेमारों के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस वक्त कि आप अपना क्या पैगाम देना चाहेंगे आज अपनी जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ आपकी उनसियत है, उसको काफ़ी सुना हमने कि बहुत ज़्यादा आपको लगाव है शहर कायद से भी और कायद आज़म से भी। तो आप अपनी जो बताइए बातें कि आपने किस तरह से उन बातों पर अमल किया और उन बातों को जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। तो आज आप जिस मकाम पे खड़े वहाँ तक पहुँचने में आपने कितनी काविशें की? शुक्रिया। मैं कायद आज़म के इन 3 उसूलों को, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन मौक़िफ़ को अपना सरमाया समझता हूँ, और मैंने इत्तेहाद के हवाले से काम करने के लिए जो क़याम पाकिस्तान हमारी तंजीम है, उसने आज जब गोल्डन जुबली मना रहे थे पाकिस्तान के 50 साल, उस वक्त नैयारा नूर का जो नगमा था, इस परचम के साए तले हम एक हैं, वो कायद आज़म इत्तेहाद को फरोग देने के लिए हमने पूरे शहर कराची में और जहाँ हमसे मुमकिन हो सका हमने पैगाम पहुँचाया, और इसको इंशाअल्लाह ताला आप जब सुनेंगी तो वो इत्तेहाद जो कायद आज़म चाहते हैं, जिसकी हमें हिदायत की, हम वो इत्तेहाद, मेरी ज़िंदगी का यानी बकिया ज़िंदगी का मिशन यही है कि मैं इत्तेहाद को के फ़रोग के लिए, इत्तेहाद की तरवीज के लिए, इत्तेहाद के लिए काम करूँ। और इसी हवाले से क़याम पाकिस्तान का जो मकसद है वो हमने शुरू किया हुआ है। अभी हमने पाकिस्तान की डायमंड जुबली पर भी बहुत से प्रोग्राम किए हैं, और इसी हवाले से नारा हमारा वो यही है कि हम इस परचम के साए तले एक हैं। याद रखिए 11 अगस्त 1947 को लियाकत अली खान ने जब चंद असम्बली में पाकिस्तान का परचम लहराया था, तो उन्होंने भी यही जुमला कहा था, जिस पे शायर ने पूरा तराना लिखा कि इस सब्ज हिलाली परचम के साए तले हम एक हैं। यानी पाकिस्तान के पहले शहीद वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का भी जुमला है, और कायद आज़म की पहली जो नसीहत है वो यही इत्तेहाद। इत्तेहाद आज पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इत्तेहाद की ज़रूरत है। हर किस्म की फ़िरक़ावस्ती, फ़िरक़ावारियत, लिसानियत से बालातर होकर हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए और मुत्तहिद होकर के पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। तो एक दफ़ा फिर हम चाहेंगे अपने मौजूद मेहमान की तरफ, मोहतरम इकबाल यूसुफ साहब की तरफ, कि आप कुछ पैगाम देना चाहें। हमारा वही पैगाम है कि हमें इत्तेहाद, दीन और यकीन मौक़िफ़ पर अमल करने के लिए ज़्यादा सरगर्मी, ज़्यादा जोश और जज्बे से काम करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम शायर व अदीब इंटरनेशनल की जानिब से, मुंतज़मीन की जानिब से आपके बेहद ममनून हैं कि आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, और आज 147वां यौम पैदाइश बाबा कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का हमने मिलकर यहाँ बनाया। कुछ हमने यादें ताज़ा की, कुछ हमने दोहराई की, कुछ हमने तजदीद अहद वफ़ा को दोहराया कि हमें फिर से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल को, उनकी फ़िक्र को, उनकी तरजीहात को और उनके बताए हुए उसूलों पर हमें कारबंद होना है। मौजूद नाज़रीन और सामीन कराम, हमने आज बतौर ख़ास बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के 147वें यौम पैदाइश के हवाले से प्रोग्राम पेश किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। और सबसे आखिर में मैं मुल्तमिस हूँ हम शायरों अदीब इंटरनेशनल के बानी और सरप्रस्त मोहतरम कामरान उस्मान साहब से कि वो कलिमाती तशक्कुर अदा करें। बहुत शुक्रिया हज़रत साहिबा। हम शायर अदीब की जानिब से मैं तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ कि मोहतरम जनाब इकबाल यूसुफ साहब ने अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद हमारी दावत को कबूल किया, और आज इस परचम के साए तले हम एक हैं के किए गए अहद को दोहराया, और इंशाअल्लाह हमेशा पाकिस्तान की बका और सरबुलंदी के लिए हम सब कोशां रहेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ
हम शायर व अदीब इंटरनेशनल की सदर मोहतरमा शहनाज रिजवी साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के लिए अपना खराज अकीदत एक खूबसूरत ख़ते के साथ पेश किया। इसके साथ साथ मैं ओमान के मायनाज ओमानी गुलकार मोहतरम मोहम्मद रफ़ी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि आपने पाकिस्तान से अपनी वालिहाना मोहब्बत व अकीदत का इजहार किया और बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के 147वें यौम पैदाइश पर पुरजोश अंदाज में बेहतरीन तोहफा पेश किया। सबसे आखिर में मैं अपनी मेज़बान माविन व मददगार और हम शायर व अदीब की जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा अज़रा अलीम साहिबा का शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रोग्राम को कामयाबी से पेश करने में इंतहाई मेहनत से तरतीब दिया। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस तरह के प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। आप तमाम नाज़रीन व सामीन का बेहद शुक्रिया कि आप हम शायर व अदीब के प्रोग्राम को ज़रूर देखते रहेंगे और अपनी राय से हमें नवाजते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम कामरान उस्मान साहब, हमारे साथ थे बानी और सरप्रस्त हम शायर अदीब इंटरनेशनल के। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम्स देखते रहिए और हमें बताते रहिए कि हमारे प्रोग्राम्स आपको पसंद आ रहे हैं, क्या तब्दीलियां और क्या और देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम आइंदा एक और नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।